नमस्कार मित्रों। कई बार ये भी आती हैं बातें, कुछ एक शख्सियतें ऐसी होती हैं कि उनके जीवन में दो दो रंग होते हैं। एक तरफ वो क्रूर तानाशाह के रूप में उनकी पहचान बनी होती है, और दूसरी ओर वही लोग, उनका जो दूसरा स्वरूप है वो पूरे एक संवेदनशील चित्रकार का होता है। और वो चित्र, जो उनके चित्र जो बनाए हुए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनका जो आकलन होता है, तो उस वक्त कोई भी आकलन करता, मूल्यांकन करता ये टिप्पणी नहीं देता कि ये किसी भी तानाशाह के बनाए हुए होते हैं। सबको लगता है कि इसमें संवेदनशीलता का पुट, इसमें रचनात्मकता, इसमें निर्माण की जो भावना है वो बहुत ही ज़्यादा वो तीव्र है। ऐसा ही एक तानाशाह का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ। एक बार किसी अन्य प्रसंग में सिर्फ जिक्र मात्र, इस विषय का जिक्र मात्र हुआ था, लेकिन विस्तार से हम लोग आगे चर्चा नहीं कर पाए थे। आज थोड़ा सा खुल के कर लेते हैं। और ये मेरा जो संकेत है ये एडोल्फ हिटलर के बारे में है। हिटलर जहाँ एक और 1935 से लेकर 1933 से लेकर 1945 तक विश्व के मंच पर दंदनाता रहा, और उसे एक तानाशाह के रूप में राष्ट्रों के लोग देखते थे, कई देश भी देखते थे कि ये सबसे ख़तरनाक आदमी है, और ये मानव जाति के इतिहास में ऐसे व्यक्ति जब जब आएंगे वो विनाश का एक नया पन्ना खोलेंगे, और विनाश की इबारत समय की दीवार पर वो लिख देंगे। लेकिन दूसरी ओर इसका एक रूप और भी था। उसने, आप विश्वास करिए इस बात को, विश्वास इसलिए करिए कि ये तथ्यात्मक बातें ऑन द रिकॉर्ड हैं, ये रिकॉर्ड पर हैं, ये बाकायदा इनका जिक्र इतिहास में होता है, कला के इतिहास में। वो एक बहुत बड़ा कलाकार भी था, बहुत बड़ा पेंटर भी था, और उसने एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों चित्र बनाए, सैकड़ों। और वो सैकड़ों चित्र, अब उनमें से अधिकांश चित्र ऐसे हैं जो कि अमेरिका के पास, जब अमेरिकी आक्रमण हुआ या हिटलर परास्त हो गया, तो उसके बाद वो अमेरिका की कस्टडी में चले गए, और वहाँ पर संग्रहालय में विशेष रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। और ये मित्रों बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है कि कोई भी व्यक्ति, एक और उसकी छवि होती है एक तानाशाह की, और दूसरी ओर उसकी एक छवि जो है हमारे सामने आती है एक आर्टिस्ट के रूप में, एक चित्रकार के रूप में, और जिसे आप चितेरा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वियना में जिन दिनों में युद्ध चल रहा था, वियना ईयर्स उस काल को बोलते हैं, उस काल का नाम ही वियना खंड है, काल खंड है, वियना ईयर्स भी उसको बोलते हैं। ये काल है 1908 से लेकर 1913 तक का। और उस काल में हिटलर के पास और कोई काम नहीं था सिवाय कि पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बेची और घर का खर्चा चलाए। तो उसने अपनी ज़िंदगी एक चित्रकार के रूप में मूल रूप में आरंभ की थी, और चित्र बेच बेच कर, चित्र पेंट कर कर के, चित्र बेच बेच कर उसने अपना घर, अपनी लाइब्रेरी, अपना पुस्तकालय और अपनी जीवन यात्रा को एक दिशा दी कि मैं रचना की धरातल पर, रचना के धरातल पर, सृजन के धरातल पर कितना ज़्यादा अपने लिए जगह बना सकता हूँ। मुझे इस बात का प्रयास करना चाहिए, और इस बात का उसे गर्व भी था कि उसने जो जो चित्र बनाए, उस काल में भी जब वो तानाशाही के मार्ग पर अभी तक नहीं चला था, उस काल में भी उसके चित्र धड़ाधड़ बिकते रहे, और वो स्थापित हो गया था एक अच्छे पेंटर के रूप में, एक अच्छे चित्रकार के रूप में। और इसकी जो सारी पेंटिंग्स हैं ये द्वितीय महायुद्ध के वक्त अमेरिका की कस्टडी में चली गई थी, और क्योंकि ये ज़्यादातर उसकी जो पेंटिंग्स थी जो वो बेच नहीं पाया और युद्ध में उसको शिरकत करनी पड़ गई और उसकी भूमिका बदल गई, वो सारी के सारी उसने रखी सुरक्षित, बड़े चाव से रखी। और वो चाव से रखी हुई पेंटिंग्स जब ये युद्ध में परास्त हो गया, और उसके बाद आत्महत्या की बात भी आती है, कुछ लोग कहते हैं कि किसी इसको गोली लगी थी। ये दोनों बातें, दोनों थ्योरी साथ साथ चलती हैं, क्योंकि ये देखने के लिए मैं भी गया था जहाँ पर इसकी वो जहाँ ये दफन हुआ था वो स्थल हमने
हम सब लोग, एक 4-5 लेखकों का दल था और सब लोग गए। मुझे अब भी याद आती है कि हमें एक जर्मन विद्वान ने इस बात का मशवरा दिया कि ये सारी चीज़ें आजकल नेट पे उपलब्ध हैं, क्यों आप इस वक्त वहाँ जाना चाहते हैं। शाम का वक्त था, धुंधलका था, लेकिन हमारे साथ एक बंदा उड़िया का था, उसका विशेष आग्रह था कि नहीं, आप हमें रोकिए नहीं, हम वहाँ जाकर जो एक फील लेंगे, एक अनुभव करेंगे कि ये वो स्थान है, ये वो स्थान है जिस स्थान पर, जिस स्थल पर उसने अंतिम सांस ली थी, एक खंदक में छिपकर अपनी प्रेमिका के साथ उसने अंतिम सांस यहाँ पर ली थी। चाहे उसने आत्महत्या की, उसने अपनी कनपटी पर रखकर पिस्तौल को गोली मारी, जो भी किया उसका अंत किसी भी दृष्टिकोण से हुआ, क्योंकि वो जानता था कि जब अगर वो पकड़ा गया तो उसके साथ बहुत बुरा हाशर होगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा नरसंहारों का अपराधी है कि उस पर अगर मुकदमे भी चलेंगे तो उस हर मुकदमे में उसे सिर झुकाकर सारी चीज़ें स्वीकार करनी होंगी, क्योंकि इतिहास का वो अंग हैं। लेकिन पेंटिंग्स को उसने, अपने चित्रों को उसने बड़ा संजो कर एक मखमली छोटी सी संदूकची थी, उसमें रखे हुए थे सारे के सारे। और जब मित्र देशों की सेनाएं और अमेरिका की सेना की विशेष रूप से कुछ टुकड़ियों ने उन सारे चित्रों को अपने अधिकार में ले लिया, तो उस वक्त उनका मूल्यांकन नए सिरे से शुरू हुआ और इसे मानव प्रकृति, मानव स्वभाव के अध्ययन का एक केस माना गया कि कितने ज़्यादा परिवर्तन इंसान की ज़िंदगी में, उसकी सोच में, उसकी वैचारिकता में आ सकते हैं। ये इस बात का प्रतीक था। और मित्रों, थोड़ी सी इस बारे में और बात कर लेते हैं कि वो किस तरह की पेंटिंग्स बनाता था। उन पेंटिंग्स में विशेष रूप से वो स्ट्रक्चर तैयार करता था, ढांचे तैयार करता था नव निर्माण के। मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं रचना धर्मिता, कहीं ना कहीं एक नया विश्व निर्माण करने की बात उसके मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई थी। और अगर यदि उसके इस तत्व को किसी ने भी सराहा होता समय पर और उसे उस तरफ जाने के लिए प्रेरित किया होता, तो शायद हो सकता था कि वो इतने नरसंहार जो हैं उस दिशा में उसके कदम ना बढ़ते। लेकिन ये मानव प्रकृति है, इसमें आप कोई फार्मूला लागू नहीं कर सकते कि जैसे लिटमस पेपर को उसमें फैलाओ तो उसमें वो रंगत हो जाएगी, इसमें डालोगे तो वो रंगत हो जाएगी। मानव प्रकृति का कोई एक तयशुदा फार्मूला नहीं है। निश्चित रूप से उसमें बदलाव आते हैं, सृजनशीलता भी है, तबाही भी है, विनाश का खेल भी वो खेल सकता है और रचना धर्मिता का खेल भी खेल सकता है। यही इस हिटलर के जीवन से एक अध्ययन के रूप में, मानव प्रकृति का, मानव स्वभाव का अध्ययन करने के रूप में हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में अगर दिशा सही चल जाए और उसको सही समय पर उसको मान्यता मिल जाए, उसको एक प्रकार से स्थापित स्वीकार कर लिया जाए, तो शायद ये बातें, ये संकुचित दृष्टिकोण, ये तंग नज़रिया उसके जीवन का हिस्सा ना बनता। तो ये सारी स्थितियां मित्रों ऐसी हैं जिनका अध्ययन अलग से किया जाना ज़रूरी है। और उसमें पर्टिकुलरली उसका जो स्टाइल था, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वो हमेशा उसकी कुछ पेंटिंग्स ओपेरा हाउस को लेकर भी हैं। ये ओपेरा हाउस वाली पेंटिंग 1912 में उसने बनाई थी और अब वो बहुत बड़ी आर्ट गैलरियों में सुशोभित हैं वो पेंटिंग्स। और मित्रों, ये दुनिया अलग है, इसको अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो आप बड़े हतप्रभ भी हो सकते हैं। हमारे भारतीय एक राजनीतिज्ञ है जिसका नाम लेना यहाँ उचित नहीं होगा, उसने भी सारी ज़िंदगी अपनी पेंटिंग्स बना बना के काटी और अब भी पेंटिंग्स के सिर पर इसका घर चल रहा है। ये बात अलग है कि राजनीति में उसका स्वरूप अलग है। राजनीति में अब भी उसे एक जुझारू और लड़ाकू राजनीतिज्ञ के रूप में लिया जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा, जानबूझकर मैं नहीं ले रहा कि मैं किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन ये भी सच है कि वो
अपना व्यक्तिगत खर्च वो राजनीतिज्ञ अपनी पेंटिंग्स के बल पर या अपनी कविताओं के बल पर आज भी चलाता है, इस ज़माने में भी। तो ये मित्रों एक रचना धर्मिता, ये दृष्टिकोण ये अलग है। ज़रूरत इस बात की होती है कि उसका सही समय पर उसका मूल्यांकन हो और उसे मान्यता मिले। जब ये बात आ जाएगी तो निश्चित मानिए कि ये संसार बहुत सारे नरसंहारों से, बहुत सारे तबाही के प्रकरणों से बच सकता है। धन्यवाद।